दो विधवा भाभियों की ननद का रक्षाबंधन। विवाह संपन्न हुआ। अब वर वधू बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। कुछ देर बाद तारों की छांव में वधू की विदाई होगी। जी पंडित जी, आओ सलोनी। तभी दोनों पति पत्नी अपनी सास ससुर और अपनी माँ अंबिका के पैर छूते हैं। फिर विदाई के समय सलोनी अपनी दोनों भाभियों के गले लग के रोती है। सलोनी, अपना ख्याल रखना और ससुराल में अच्छे से काम करना। मुझे तो पूरा भरोसा है नंद जी, सबको जोड़ कर रखेंगी। आपकी बहुत याद आएगी दीदी। आपके साथ रहते थे तो कितना मजा करते थे, साथ में शॉपिंग जाते थे, त्योहार बनाते थे। हाँ भाभी, मुझे भी आप दोनों की बहुत याद आएगी। भैया कहाँ हैं? मुझे दोनों भैया नहीं दिख रहे हैं। लगता है दोनों तुझे विदा नहीं करना चाहते, इसलिए भावुक होकर अंदर बैठ गए होंगे। भाई का दिल है ना, रो तो सकते नहीं हैं। हाँ सलोनी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जाओ तुम दोनों भैया से मिल लो। सलोनी अपने दोनों भाइयों को ढूंढने घर में जाती है, जहां दोनों भाई बचपन की तस्वीर और उसकी गुड़िया से लिपटे हुए रो रहे थे। ऋषभ, हमारी छोटी सी गुड़िया कब छोटी से गुड़िया के साथ खेलकर बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। आज उसकी शादी हो गई और वो हमें छोड़कर चली जाएगी। हम कैसे रहेंगे? अब तो वो हमें परेशान भी नहीं करेगी, पैसे भी नहीं मांगेगी। हाँ भैया, आपको याद है ना, जब हम ऑफिस से आते थे तो थक कर वो हमें कितना परेशान करके घर में दौड़ाया करती थी। अब ये सब कौन करेगा? ये घर खाली खाली हो जाएगा। उसकी बहुत याद आएगी। इतनी भी हिम्मत नहीं है भैया कि उसकी विदाई भी कर सकें। भैया, आप दोनों मुझे इतना प्यार करते हैं, पता नहीं था मुझे। मेरे जाने के बाद इतना मिस करेंगे। देखिए तो कैसे मोटे मोटे आंसू बहा रहे हैं। तभी दोनों भाई अपने आंसू पोंछकर कहते हैं, हम रो नहीं रहे हैं, हम तेरे लिए मोटे मोटे आंसू क्यों बहाएंगे? देख, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या, देख, पागल मत हो, हम तो नहीं रो रहे तेरी जैसी पागल के लिए। हाँ, अब तो हम बहुत खुश हैं कि तू यहाँ से चली जाएगी, हम चैन से रहेंगे। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जा रही हूँ, आऊंगी भी नहीं। आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। सलोनी उदास होकर जैसे ही जाती है तो दोनों भाई पीछे से दुपट्टा पकड़कर थाम लेते हैं। कैसे चली जाएगी तू हमें छोड़कर? हम तुझे बहुत प्यार करते हैं, बस भाइयों का दिल है तो जता नहीं सकते हैं। दोनों भाई सलोनी को गले लगाकर रोने लगते हैं। मुझे नहीं पता था मेरे भैया मुझे इतना प्यार करते हैं और रोते भी हैं मेरे लिए। बस कर, तू मत रोने लग। बाहर सब हमारा वेट कर रहे हैं। ज्यादा रोएगी ना तो सारा मेकअप उतर जाएगा और फिर अरविंद जी तुझे यहीं छोड़ जाएंगे अगर उन्होंने तेरा भयंकर चेहरा देख लिया तो। भैया, आप भी ना। सही तो है, पर ये फिर से हमारा जीना हराम कर देगी। अच्छा भला जा रही है। बहन मेरी, मेकअप खराब मत कर। अच्छा, आप दोनों के ड्रीम में ही आपको डराने आऊंगी। उसकी क्या जरूरत है, बिना ड्रीम के भी तो डराती ही आई है हमें आज तक। ओ भैया। तीनों भाई बहन हंसते हंसते रोने लगते हैं। इतने में अंबिका आकर कहती है, अरे बच्चों, यहीं गपशप करते रहोगे? विदाई का समय हो रहा है, दामाद जी बाहर इंतजार कर रहे हैं। आते हैं माँ। फिर यूं दोनों भाई बहन विदाई के समय रोने लगते हैं। ऋषभ दरवाजा खोलकर अपनी बहन को कार में बिठाता है। मन नहीं कर रहा तुझे भेजने का, पर तुझे अपना नया जीवन भी तो शुरू करना है। हाँ, भगवान तुझे सारी खुशियां दे। बहुत याद आएगी तेरी, पता नहीं कब आएगी। चिंता मत कीजिए भैया, अगले महीने रक्षाबंधन है। आप दोनों मेरा तोहफा तैयार रखना। मैं और आप दोनों से अपना तोहफा लेने जरूर आऊंगी और आपकी कलाई पर राखी बांधूंगी। हाँ, हम सब बेसब्री से इंतजार करेंगे। चलिए साले साहब, अब मैं आपकी बहन को हमेशा के लिए ले जा रहा हूँ और उसका बहुत ख्याल रखूंगा। तभी सलोनी की विदाई हो जाती है। सब रोते हैं और घर सूना सूना हो जाता है। वहीं सलोनी अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुश होती है और ससुराल की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। 1 महीना बीत जाता है और रक्षाबंधन से 1 दिन पहले अरविंद कहता है, आखिर तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ सलोनी। तुमने अपने दोनों भाइयों के लिए तोहफे तो खरीद लिए हैं ना? किसी चीज की कमी तो नहीं होने दी ना? अजी, मैं तो इतने दिन से इंतजार कर रही थी। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, सबके लिए तोहफे ले लिए और अपनी नई साड़ी लेकर आई हूँ। ठीक है, कल मैं सुबह सुबह तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। फिर राखी के दिन अरविंद सलोनी को घर ले आता है। घर में आते ही सलोनी देखती है उसके दोनों भाइयों का शव और तस्वीर वहां रखी है, जहां लोग सफेद कपड़ों में बैठे हुए हैं और दोनों भाभियां और माँ रो रही है। भैया,
हे भगवान, सलोनी दीदी आ गई, उन्हें पता चल गया, अब क्या होगा। नहीं नहीं, ये नहीं होना था। हे भगवान, इसीलिए मैं अपनी बच्ची को बताना नहीं चाहती थी। अपने दोनों भाई की ऐसी दशा देखकर सलोनी सदमे में चली जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। तभी अरविंद और उसकी दोनों भाभियां उसे संभालती हैं। खुद को संभालो सलोनी, कुछ बोलो सलोनी, कुछ बोलो। दीदी, आपके भैया हम सबको छोड़कर चले गए। आप कुछ कह क्यों नहीं रही हो? रो क्यों नहीं रही हो आप? अरे तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? रो बेटा, तेरा भाई चला गया, ऐसे खामोश मत रह। अंबिका अपनी बेटी को सदमे से बाहर निकालने के लिए उसे थप्पड़ तक मार देती है, लेकिन उसे कुछ असर नहीं होता। फिर डोर पर एक डिलीवरी बॉय आता है। एक्सक्यूज मी, क्या ये ऋषभ और व्योम शर्मा का घर है? उनके नाम से 2 पार्सल आए हैं सलोनी के लिए। पार्सल? हाँ, ये उनका घर है, दीजिए। पार्सल देकर डिलीवरी बॉय चला जाता है। दीदी, ये पार्सल तो आपके लिए, दोनों ने आपको रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। तभी सलोनी एकदम सदमे से बाहर आ जाती है और अपने भाई के तोहफे को देखती है, जिसमें एक चिट्ठी भी थी। ओए पागल लड़की, तुझे हमेशा से राजस्थान की चुन्नी चाहिए थी ना? देखा, हमने अब ढूंढ ली। अब तो खुश हो जाएगी। और बड़े भैया ने तेरे लिए कोलाज भी बनवाया है, जिसमें हम तीनों हैं। कैसा लगा तुझे तोहफा? भैया, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? मुझसे राखी भी नहीं बनवाई आपने, पर तोहफा दे गए। कैसे हो गया ये? दीदी, संभालिए खुद को। सुबह सुबह दोनों आपके लिए तोहफा देखने गए थे। जब उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने ऑनलाइन मंगा लिया, और आते टाइम कार एक्सीडेंट में दोनों जल बसे। ये सुनकर सलोनी की आंखों से आंसू रुकते ही नहीं। वक्त गुजरता है, दोनों विधवा भाभी अपनी नंद को संभालती हैं। धीरे धीरे सलोनी ठीक हो जाती है। उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़ती थी तो दोनों भाभी हमेशा हाजिर हुआ करती थी। और देखते ही देखते रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है और सलोनी कहती है, भाभी, आप दोनों बहुत अच्छी हैं। भैया के बिना आपने इस घर को बहुत अच्छे से संभाल भी लिया और इस घर को चलाया भी है, और भैया की जगह लेकर आपने हमेशा मेरी मदद भी की है। साल कैसे बीत गया पता नहीं चला। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब से मैं आप दोनों को भाई की तरह राखी बांधूंगी। जो जगह भैया की थी वही आपकी है। मेरी तरफ से आप दोनों को हैप्पी रक्षाबंधन। देखिए, मैं आपके लिए राखी लाई हूँ, बांध दूँ आपके। दोनों भाभियों की आंखों से आंसू झलक जाते हैं। दीदी, आपने इतनी बड़ी बात कह दी है, मैं मना कैसे कर सकती हूँ। ये लीजिए मेरी कलाई, हैप्पी रक्षाबंधन। हाँ दीदी, आप तो बहन की तरह वैसे भी हमारा साथ देती आई हैं। आपने भी इस मुश्किल समय में हमें बहुत संभाला है, और हम दोनों भाभी आपको वचन देते हैं आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। भगवान, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतनी प्यारी प्यारी 3 बेटियां दी हैं। नजर ना लगे। थू 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 थू। सलोनी को अपने दोनों भाई खोने के बाद भी इतनी प्यारी भाभियां मिलती हैं, जो कि हर किसी के नसीब में नहीं होती हैं। फिर सलोनी अपनी दोनों विधवा भाभियों की आरती कर उनके तिलक लगाकर कलाई पर राखी बांध देती है। इसके बाद से वो हर साल अपनी भाभियों के राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहू, रहना बहू, अरे ओ बहू, आई माँ जी। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, ये ले, इसमें पकवान बनाने का सामान है। राखी आने में बस 2 दिन रह गए हैं। एक काम करना, तू कल रात को ही मठरी और नमक पारे बनाकर रख लेना, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन और भी बहुत से पकवान बनाने होते हैं। मम्मी, मैंने टेलर वाले को सूट सिलने को दे दिया है। आप देखना, रक्षाबंधन के दिन मैं वो सूट पहनकर सबसे सुंदर लगूंगी। तभी पायल का भाई निशु वहां आकर उसके बाल खींचकर कहता है, तू चाहे जितनी भी महंगी ड्रेस पहन ले, झल्ली की झल्ली लगेगी, समझी? क्योंकि रक्षाबंधन के दिन तो तेरा भाई ही सुंदर लगेगा। माँ देखो, निशु भैया मुझे चिढ़ा रहे हैं। निशु और पायल के बीच ऐसी खट्टी मीठी नोकझोंक होती ही रहती थी। सभी के चेहरे रक्षाबंधन को लेकर खुशी से खिले हुए थे, मगर रैना के चेहरे पर खुशी की जगह उदासी छाई हुई थी, जिसकी वजह निशु को पता थी। रैना मन ही मन खुद से सवाल करने लगी, क्या करूं? माँ जी से बात करूं या ना करूं?
एक बार बोल कर देखती हूँ। माँ जी, वो मैं। इससे पहले कि रैना अपनी बात पूरी कर पाती, घर के फोन की घंटी बजती है। रैना के ससुर राजपाल फोन उठाते हैं। सुमित्रा जी, निवेदिता बिटिया का फोन आया है। हेलो निवेदिता बेटी। प्रणाम माँ। खूब खुश रहे मेरी बच्ची। अच्छा सुन, रक्षाबंधन पर तू आ रही है ना? माँ, मैं आने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन घर पर बहुत से रिश्तेदार और मेहमान आते हैं, तो इसलिए अगर मैं ना आ सकी तो तुम निशु को मेरे ससुराल भेज देना, मैं उसे यहीं राखी बांध दूंगी। अरे ये क्या बात हुई भला? अरे तू उस घर की बहू है, मगर तेरी अपनी भी जिंदगी है। जाकर कह दे अपनी सास से, तूने उनके रिश्तेदारों की खातिरदारी करने का ठेका थोड़ी लिया है। ये भी कोई बात हुई? रक्षाबंधन के दिन मेरी बच्ची अपने मायके नहीं आएगी, मैं निशु को तुझे लेने के लिए भेज दूंगी। मैंने खास तेरे लिए राखी के लिए खरीदारी भी कर ली है। बेटियों के बिना भी रक्षाबंधन के दिन मायके का घर आंगन कितना सूना लगता है। मैं नहीं जानती, तू अपनी माँ से मिलने आ रही, वो भी राखी पर। अच्छा ठीक है माँ, मैं जरूर आऊंगी। अब आप उदास मत होइए, मैं रखती हूँ। जैसे ही फोन कटता है, रैना हिचकिचाते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, वो अरे ये वो मैं क्या लगा रखा है, बोलती क्यों नहीं? माँ जी, शादी के बाद ये मेरी पहली राखी हुई, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी रक्षाबंधन पर मायके चले जाऊं। राजेश भैया को राखी भी बांध दूंगी और माँ पिताजी से भी मिल लूंगी। बहू के मायके जाने की बात से चिढ़कर सुमित्रा बेवजह बेचारी बहू को झड़प देती है। देखो बहू, तुम रक्षाबंधन पर अपने मायके नहीं जाओगी, ना जाने तुम्हारे गरीब मायके वालों को खास फर्क नहीं पड़ता, मगर रक्षाबंधन पर मेरी बेटी निवेदिता आने वाली है और इस घर की बहू होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी घराई ननद की खातिरदारी करो। इसलिए रक्षाबंधन के दिन तुम्हारा मायके जाने से यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। यही संस्कारी बहू का पहला धर्म है। जी माँ जी। सुषमा ना सिर्फ बेचारी बहू को राखी पर उसके मायके जाने से मना करती है, बल्कि उसके मायके वालों को गरीब कहकर उनकी बेइज्जती करती है। रैना रोते हुए कामों में लग जाती है। राजपाल को अपनी बहू के लिए बहुत बुरा लग रहा था, मगर घर के मुखिया होने के बावजूद घर में सुमित्रा देवी की ही चलती थी। इसी तरह से एक दिन और बीत गया। मम्मी, मुझे पैसे चाहिए। मैंने जो रक्षाबंधन पर पहनने के लिए ड्रेस खरीदी है ना, मुझे उसके साथ की मैचिंग ईयरिंग, चूड़ी और सैंडल भी लेनी है। हाँ, क्यों नहीं मेरी बच्ची, रक्षाबंधन तो बेटियों का त्योहार है। अच्छा सुन, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। वो निशु ने पैसे दिए थे तेरी दीदी निवेदिता को देने के लिए राखी का तोहफा लाने को। रैना बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी। ये ले, अब बाजार जाकर 1 किलो ताजा मटर और पनीर ले आना कल की सब्जी के लिए। और सुनो, बाजार से सड़ी गली सब्जी मत उठा लाना, क्योंकि मेरी बेटियों का मायका तुम्हारे मायके वालों की तरह गरीब नहीं है। ये सुनकर बेचारी बहू का बहुत दिल दुखता है। वो बाजार से सब्जी खरीद कर घर आने लगती है। तभी वो बाजार के हर दुकानों और ठेलों पर रंग बिरंगे सुंदर सुंदर राखियां सजी हुई देखती है। रैना उन राखियों को खरीदना चाहती थी, मगर तभी उसे अपनी सास की बात याद आ गई। शादी के बाद ये मेरी पहली रक्षाबंधन होगी जब मैं अपने भाई की कलाई पर राखी भी नहीं बांध पाऊंगी। ऐसा सोचकर बेचारी बहू भावुक हो जाती है। रक्षाबंधन के दिन रैना की सास अपनी बेटी पायल को सोता हुआ छोड़कर बहू को सुबह के 4 बजे उठा देती है। रैना बहू, जल्दी जल्दी से घर के काम काज खत्म कर लो, और फिर बहुत कुछ बनाना है तुम्हें। याद है ना, आज तुम्हारी ननद आने वाली है। जी माँ जी, याद है। रैना के मन की उम्मीद अभी भी टूटी नहीं थी। उस बेचारी बहू का मन तो अभी भी यही उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद उसकी सास का दिल पिघल जाए और वो उसे मायके जाने दे। ससुराल की साफ सफाई और काम काज निपटाकर बहू पकवान बनाने में लग जाती है। वहीं पायल अपनी माँ का खरीदा हुआ महंगा सूट पहनकर, मेकअप करके, राखी की थाली सजाकर अपने भाई के पास आकर सोफे पर बैठ जाती है। कितनी प्यारी लग रही मेरी बच्ची। थैंक यू सो मच मम्मी। निशु भैया, जल्दी से हाथ आगे बढ़ाओ ताकि मैं राखी बांध सकूं। अरे निवेदिता दीदी को तो आ जाने दे। अब एक निवेदिता दीदी ही तो हैं जो रैना के मायके जाने के लिए माँ को मना सकती हैं। इतने में निवेदिता वहां आती है और रैना चाय नाश्ता लेकर आती है। नमस्ते निवेदिता दीदी, ये लीजिए चाय नाश्ता कीजिए। रैना भाभी, आप अपने भाई को राखी बांधने मायके नहीं गई? वो निवेदिता दीदी, अरे बहू, ये तू किस तरह से नाश्ता लगा कर लाई है? मैंने मेरी बेटी के लिए छेने की बर्फी मंगवाई है, वो लेकर आ। सुमित्रा बड़ी ही सफाई से बात को बदल देती है।
इसके बाद निवेदिता और पायल निशु को राखी बांधकर उसे मिठाइयाँ खिलाती हैं। राखी तो बंध गई। भैया राजा, अब जल्दी से अपनी दोनों बहनों का रक्षाबंधन का उपहार निकालिए। देता हूँ दीदी, ये आपके लिए और ये आपके लिए। मेरी बच्चियां मुस्कुराती हुई कितनी प्यारी लग रही हैं। भगवान करे तुम ऐसे ही खुश रहो। सुमित्रा देखती है कि उसकी बहू के पिता गिरधर और उसका भाई राजेश वहां आते हैं। अपने भाई को देखकर बहू का दिल भर जाता है। वहीं रैना की सास सुमित्रा मन ही मन गुस्से में कुड़कुड़ाती हुई कहती है, आ गए गरीब भिखारी, सस्ती सी बर्फी का डिब्बा लिए हुए। जी नमस्ते समधन जी। नमस्ते नमस्ते, क्या बात है, आप दोनों बाप बेटे ऐसे कैसे चले आए? अरे दूसरों के घर जाने से पहले खबर तो करनी चाहिए। वो माँ जी, आज रक्षाबंधन है ना, तो मैं सुबह से दीदी का इंतजार कर रहा था, मगर आधा दिन बीत गया तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं और पिताजी मेरी बहन को घर ले जाने आए हैं। अरे राजेश बेटा, अब जब बिन बुलाए आ ही गए हो तो यहीं पर राखी बंधवा लो। बहू नहीं जाएगी क्योंकि मेरी बेटी आई हुई है, घर में काम है। और हाँ, अगली बार जब बहन के ससुराल आना तो ये सस्ती सी बर्फी का डिब्बा मत लाना। अपनी आंखों के सामने अपने गरीब भाई और गरीब पिता की बेइज्जती होता देखकर बेचारी बहू को बहुत बुरा लगता है, मगर उसे अपनी बात रखने की इजाजत नहीं थी। तभी निवेदिता बोल पड़ती है, बस भी करो माँ, गरीबों की इज्जत होती है। दीदी, तुम भाभी के 2 कौड़ी के मायके वालों के लिए मम्मी से बहस कर रही हो? हाँ पायल, क्योंकि इस घर की बेटी होने के साथ मैं एक घर की बहू भी हूँ, इसलिए भाभी की तकलीफ और उनके दर्द को अच्छी तरह से देख पा रही हूँ और समझ भी सकती हूँ। माँ, उस दिन जब मैंने तुम्हें रक्षाबंधन पर मायके आने के लिए मना किया तो तुम्हारा दिल कितना छोटा हो गया था। तो सोचो माँ, इस घर की बहू होने के साथ साथ भाभी भी तो किसी के घर की बेटी और बहन है। शादी के बाद इस घर की बहू बनकर भाभी के लिए ये उनका पहला रक्षाबंधन था और तुमने उन्हें ससुराल के दायरों में उलझा दिया। अगर भाभी की जगह आज मैं होती और मेरे साथ मेरे ससुराल वाले ऐसा ही करते तो तुम्हें कैसा लगता? अपनी बेटी को अपनी बहू की जगह पर रखकर सोचने के बाद सुषमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। गिरधर भाई साहब, राजेश बेटा, मैं अपने किए के लिए हाथ जोड़कर आप दोनों से माफी मांगती हूँ। रैना बहू, मैंने तेरे साथ फर्क किया, मगर आज निवेदिता ने मेरी आंखें खोल दी। समझी जी, मैं अपने घर की लक्ष्मी को आपके घर विदा कर रही हूँ। इसके बाद सुषमा अपनी बहू को खुशी से उसके मायके भेज देती है, जहाँ रैना अपने भाई राजेश की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन को मनाती है। बात चाहे बहू की हो या बेटी की, त्योहार सभी के लिए एक बराबर होता है।